हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। वर्ष 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र है जिसका कोड है 346 GA। यह 2022 का पहला सेट है भौतिक विज्ञान का। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर यानी 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र, जिसमें से 2 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। आज उस सेट का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो इसका जवाब हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, ये दरअसल में कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन की खोज थी, या कह सकते हैं रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है ये नाभिक का खोज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। इसके लिए क्या किया गया था, एक गोल्ड की फाइल पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। गोल्ड की फाइल पर अल्फा पार्टिकल डाले जा रहे थे। अल्फा पार्टिकल का मतलब समझ लो हीलियम के नाभिक, वो चीज़ इस पे डाले जा रहे थे। तो जब सोने की पन्नी पर या गोल्ड फाइल आप कह सकते हो, जब उस पे अल्फा पार्टिकल डाले जा रहे थे तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल बिना डाइवेट हुए सीधे निकल गए, यानी बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ लोग थे जो हल्का सा अपना रूट से भटक गए, हल्का सा बेंड हो गए। कुछ लोग ज़्यादा मुड़ गए, कुछ लोग बिल्कुल 180 डिग्री पर बेंड हो गए। तो उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया जो यहाँ पे हमने लिखा है, और इसी को अल्फा कण प्रकीर्णन का निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है। ये एक परमाणु का आकार है और ये बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है। और ये जो यहाँ पे लिख दिया हमने न्यूक्लियस के बाहर खोखला भाग, ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे जो ब्लू कलर का डॉट डॉट है, और ये जो बीच में ब्लैक कलर का प्लस साइड जो कि न्यूक्लियस बनाया गया है। और ये जितनी भी लाइनें हैं सभी अल्फा पार्टिकल हैं, यानी हीलियम के नाभिक, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो इसमें पहला निष्कर्ष है अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो लगभग सीधे निकल गए थे। तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का आंतरिक भाग अधिकतर खोखला है, मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर हिस्सा खोखला है। ये निष्कर्ष निकला क्योंकि ज़्यादातर बिना डेविएट हुए निकल गए थे। दूसरा निष्कर्ष है कुछ अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर विक्षेपित हो गए थे। ऐसे भी कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो विक्षेपित हुए, मतलब अपने रास्ते से भटक गए 90 डिग्री या उससे ज़्यादा। जैसे ये है, ऐसे भी टाइप के लोग थे। तो उससे क्या निष्कर्ष निकला कि जरूर कहीं ना कहीं एटम में एक धनावेश है। अब धनावेश क्यों है, इस लाइन का धनावेश से क्या मतलब है, क्योंकि जो अल्फा कण होता है वो नेचर में पॉजिटिव होता है। अब अगर कहीं एटम में पॉजिटिव नेचर का कोई आयन होगा तो 2 पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण होता है। तो अगर प्रतिकर्षण होगा तभी अल्फा कण विक्षेपित होंगे, नहीं तो अगर आकर्षण होता तो न्यूक्लियस की तरफ चले जाते। तो चूंकि यहाँ पे वो लोग विक्षेपित हो गए थे तो निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि जरूर परमाणु के बीच में कहीं ना कहीं तो धनावेश है। ये हुआ इसका दूसरा निष्कर्ष। तीसरा, अल्फा कणों का बहुत कम भाग प्रकीर्णित होकर वापस आता है। इससे यह पता चलता है कि धनावेशित भाग, जिसे हम नाभिक कह रहे हैं, परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा कण थे ये बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो डायरेक्टली वापस आ गए थे अपने मार्ग से। बाकी ज़्यादातर लोग विक्षेपित हुए
90 डिग्री या उससे ज़्यादा के कोण पे, कुछ लोग निकल गए, मतलब बहुत कम कण ऐसे थे जो बिल्कुल 180 डिग्री, 179, 175 डिग्री पर ऐसे डेविएट हुए थे। ऐसे लोग बहुत कम थे। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो धनावेशित भाग है वो बहुत छोटे हिस्से में पड़ा हुआ है। अगला निष्कर्ष है, ऐसे कण जिनके मार्ग में विचलन हो जाता है इनकी संख्या बहुत होती है, अतः धनावेशित एवं भारी कण द्वारा घेरा गया स्थान बहुत छोटा, यानी न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है। तो ये है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष। यहाँ पे हमने उसका फिगर बना दिया है और यहाँ पे हमने उसका निष्कर्ष लिख दिया है। आप इसे उतार सकते हैं। तो वहाँ पे हमने उसका चित्र बना दिया और यहाँ पे हमने उसका निष्कर्ष लिख दिया है। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का जवाब समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा खंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए। इसके संचरण का आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अवयव लिखिए। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, आपको समझाते हुए चलते हैं। यहाँ पे केवल दो विशेषताएं लिखनी है, हम यहाँ ढेर सारा लिख दिया, आपको जो मर्जी इसमें से दो लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा जानकारी ज़्यादा की रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा लिख दी है आपको समझाने के लिए। जब कोई आवेशित कण त्वरित गति से गतिशील होता है, मतलब कोई ऐसा पार्टिकल जिसमें चार्ज हो, पॉजिटिव या निगेटिव, जब वो चलता है और उसमें त्वरण हो, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, तो ऐसी गति के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि हर पार्टिकल जो कि चार्ज हो उस पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होने लगती है, तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसको भी हमने लिख दिया है। ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा है। एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो ही जाता है। तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा। यहाँ पे हमने उसकी कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। जैसे इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता है, मतलब जो वेव बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनमें उन पर या वो खुद उदासीन होती हैं। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये अलग बात है कि चार्ज पार्टिकल की वजह से वो बनते हैं, लेकिन खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल नेचर के होते हैं। दूसरा, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी खासियत, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा इसकी खासियत क्या है कि तरंग जब आगे बढ़ेगी तो उसके आगे बढ़ने का डायरेक्शन कैसा होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी लंबवत होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी लंबवत होना चाहिए। ये सबसे मेन इसका जो कंडीशन है वो ये है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत बार आ चुके हैं बोर्ड में, तो इसे आप दिमाग में रखे रहिए। तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। चौथा इसका विशेषता, चौथी खासियत क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की? विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से संचरित होती हैं, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर, यानी कह सकते हैं लगभग वही होता ही है। अगला जो इसका खासियत लिखे हम, विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, दोनों पाए जाते हैं। अगला,
ये जवाब किस चीज़ का है? ये जवाब है यहाँ तक का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके संचरण का आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अवयव लिखिए। मतलब कितनी हिस्सेदारी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की है और कितनी हिस्सेदारी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की है। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो कितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसका जवाब हमने यहाँ पे लिख दिया है। जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका जो ऊर्जा घनत्व यानी जो उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है ये है निर्वात की विद्युतशीलता। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड की हिस्सेदारी होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है b²/2 म्यू नॉट, जहाँ पे b मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है और ये जो म्यू नॉट है ये चुंबकशीलता है। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता। यहाँ पे है उसके दो अवयव और यहाँ पे है उसका ग्राफ। अगर हम x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष को कुछ इस प्रकार से दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और जो तरंग संचरण है वो इस तरह, जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से आगे बढ़ रहा है और दोनों एक साथ x एक्सिस में चल रहे हैं। मतलब एक y एक्सिस में कंपन कर रहा है, एक z एक्सिस में कंपन कर रहा है और दोनों कंपन करते हुए x एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट यानी खंड का प्रश्न है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी या उत्तल लेंस कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो इसमें दिया है दो ऑब्जेक्ट हैं, बीच में 24 सेंटीमीटर की गैपिंग है, उनके बीच में 9 सेंटीमीटर फोकस का कन्वेक्स लेंस रखना है और कहाँ पे रखें ताकि दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही पॉइंट पे बन जाए। तो आओ सबसे पहले हम इन्हें इमेज बना के देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने बनाया ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट O1 एक ऑब्जेक्ट O2, इसके बीच में कहीं पे लेंस को रख लेते हैं। मान लो एक साइड से लेंस की दूरी है x सेंटीमीटर, दूसरे साइड से लेंस की दूरी हो जाएगी 24 - x सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर था। एक तरफ से x डिस्टेंस पे हमने मान लो लेंस को रख दिया तो दूसरे तरफ से 24 - x सेंटीमीटर डिस्टेंस बचेगा। मान लो यहाँ से चलने वाली लाइट लेंस पे पड़ी और लेंस से पड़ के उसने इमेज बनाया कहीं पर, इस साइड या इस साइड कहीं पर भी। चलो थोड़ा इधर बनाते हैं। मान लो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट O2, ये एक इमेज यहाँ जाके बन रहा है, इमेज बन गया I। अब इससे चलने वाली जो लाइट है ये यहाँ से, उसको भी चलो मान लो इसी पॉइंट पे इंसिडेंस कराते हैं। O2 से लाइट इस साइड आगे बढ़ रही है और इस साइड आगे बढ़ के वो हल्का सा मुड़ी, इधर से चली लाइट और वो हल्का सा मतलब जाना था इधर, लाइट को बेंड होके इधर आ गई। तो इस साइड से देखने पर लगेगा कि लाइट इधर से नहीं बल्कि उस पॉइंट से आ रही है। देखो एक बार पूरा फिगर एक बार फिर से आपको समझाते हैं। एक है ऑब्जेक्ट O1, एक है ऑब्जेक्ट O2। O1 को हमने लेंस से x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है और O2 को लेंस से 24 - x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। ये डिस्टेंस यहाँ है और यहाँ से चलने वाली लाइट जब यहाँ पे इंसिडेंस हुई तो इस साइड में अपवर्तित होकर के यहाँ पे I पे इमेज बना रही है।
और जब O2 से लाइट इंसिडेंस हुई लेंस पे तो ऐसा लग रहा है कि वो आई से आ रही है, मतलब दोनों का इमेज आई पे बन रहा है। एक यहाँ पे जो हमने O1 बनाया है, इस O1 के लिए आई वास्तविक प्रतिबिंब होगा जैसा कि हमने इमेज में बना दिया है, और O2 के लिए आई वर्चुअल इमेज होगा यानी आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना O1 से, चाहे तो आप लिख सकते हो दो स्रोत O1 और O2 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। माना O1 से लेंस की दूरी x सेंटीमीटर और O2 से लेंस की दूरी 24 माइनस x सेंटीमीटर है। जब O1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, जब O1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है लेंस का सूत्र, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। यहाँ v होता है इमेज डिस्टेंस, तो मान लेते हैं यहाँ से इमेज की डिस्टेंस है v, ये वाला। तो हमें इसमें चिन्हों के साथ रखना होता है। जो f है कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। या पॉजिटिव क्यों रहेगा उसका भी हम आपको कारण बता देते हैं। देखो ये लेंस है, इंसिडेंस लाइट इस साइड में, हमेशा इंसिडेंस लाइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर O1 का इंसिडेंस लाइट इस डायरेक्शन में है, इसे हम पॉजिटिव माने, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी किधर होती है, इस साइड में। तो अगर हमें फोकस दूरी नापना है तो प्रकाशिक केंद्र से हमें इस तरफ आगे बढ़ना होगा। तो ये वाला इंसिडेंस लाइट और फोकस डिस्टेंस दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव लिखा जाता है। तो ये आएगा 1/9 इक्वल 1/v। तो यहाँ से v को राइट साइड में नापना है, या ऐसा कह दो इंसिडेंस लाइट के डायरेक्शन में। इंसिडेंस लाइट इस साइड में जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज भी उसी साइड में है। हमेशा दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये नहीं कि इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी नापें, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस को मापा जाता है। तो ये वाली डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगी, तो ये हो जाएगी 1/v माइनस, अब u की जगह पे क्या लिखें, इंसिडेंस लाइट का डायरेक्शन ये है जो कि है प्लस, और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड आना होगा O1 नापने के लिए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलना होगा। तो ये वाला डायरेक्शन इसके हिसाब से माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे -x। यहाँ से अगर 1/v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1/v की वैल्यू आएगी, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हमें केवल 1/v चाहिए, तो इसको दूसरी तरफ कर देंगे तो होगा 1/9 माइनस 1/x। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या लिखेंगे, जब O2 का प्रतिबिंब I पर बनता है, तो क्या क्या होगा, यहाँ भी लगेगा लेंस सूत्र, लिखेंगे लेंस सूत्र से फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यू रखना है। फोकस दूरी अभी भी पॉजिटिव में रहेगा तो आएगा 9। अब v का चिन्ह क्या लिखेंगे, तो चलते हैं इमेज की तरफ। यहाँ पे इस बार ऑब्जेक्ट है O2,
O2 से चलने वाली इंसिडेंस लाइट के डायरेक्शन को प्लस कह देते हैं, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा प्लस, मतलब O2 से लेंस की तरफ का डायरेक्शन प्लस है। अब V को कैसे नापना है? V को नापना है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ, तो हमें V को नापने के लिए इस साइड आगे बढ़ना है, तो इसलिए ये होगा माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस V माइनस U को क्या लिखें? U को नापने के लिए भी ऑप्टिकल सेंटर से O2 की तरफ जाना है, और जबकि इस साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये भी होगा माइनस में 24 माइनस एक्स। ऑप्टिक्स के सवालों को हल करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आता है, साइन कन्वेंशन को कैसे यूज़ करना है, तो आप हमारा लाइट का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके बिल्कुल डीप तरीके से सीख सकते हो। तो अब आओ इसको आगे हल करते हैं। क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1/v माइनस इस साइड आके 9 को दूसरी तरफ करेंगे तो होगा माइनस में 1/9, ये माइनस माइनस प्लस 1/24 माइनस एक्स, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। पहले वाले समीकरण का लेफ्ट हैंड यानी इसमें भी 1/v की वैल्यू हमें मिली है, और दूसरे वाले समीकरण में भी 1/v की वैल्यू मिली है। इसका मतलब हुआ कि पहला वाला समीकरण और दूसरा वाला समीकरण बराबर है। तो अगर बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? इसका राइट हैंड है 1/9 माइनस 1/x इक्वल, यहाँ है माइनस 1/9 प्लस 1/24 माइनस एक्स। माइनस 1/9 दूसरी तरफ आएगा तो होगा 1/9 प्लस 1/9 इक्वल ये माइनस में 1/x को दूसरी तरफ करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/x प्लस 1/24 माइनस एक्स। ये दोनों जुट के हो जाएंगे 2/9। यहाँ हल करेंगे तो 24 माइनस एक्स का 1 में गुणा होगा तो आएगा 24 माइनस एक्स, और x का 1 में गुणा होगा तो x, और नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा तो x का गुणा 24 में 24x माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आप बिल्कुल जैसे इक्वेशन हल करते हैं वैसे ही इसको भी हल करना है, बस और कुछ करना नहीं, बस यहीं तक मेन था, यहाँ तक। अब इसके आगे आप जैसे इक्वेशन को हल करते हो वैसे ही हल करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होके क्या बचेगा? यहाँ पे हो गया 2/9 इक्वल 24x माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 24 को कैंसिल कर देंगे तो आएगा 1/9 इक्वल 12/24 माइनस 24x माइनस एक्स स्क्वायर, या क्रॉस गुणा करके मिलेगा, कहाँ लिख दें इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, क्रॉस गुणा करने पे मिलेगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 108, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सब कुछ एक तरफ कर दोगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इक्वल 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो 24 का गुणनखंड होगा 18 और 6, क्योंकि गुणा करके 108 बनाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x धन 108 बराबर 0। इस पूरे को हल करोगे तो बनेगा एक कोष्ठक में x ऋण 18, एक कोष्ठक में x ऋण 6 बराबर 0, या आएगा x बराबर 18 और x बराबर 6, यानी ये सेंटीमीटर में है, लिखेंगे x बराबर 18 सेंटीमीटर और x बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी लेंस को कहाँ रखना है? एक ऑब्जेक्ट से 18 सेंटीमीटर और एक से 6 सेंटीमीटर पर रखना है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तीसरे प्रश्न का चौथा खंड, 800 एंगस्ट्राम तथा 700 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य की परावैगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था पर डाली जाती हैं तो उनसे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं,
प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। प्लांक कांस्टेंट खोजना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक वेवलेंथ है 800 एंगस्ट्रॉम का। जब ये वाली वेवलेंथ की लाइट आती है तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। जब 700 एंगस्ट्रॉम की लाइट आती है तो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। ये दो चीज़ दिया हुआ। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले वाले को λ1, दूसरे वाले को मान लेते हैं λ2। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे λ1 इक्वल 800 एंगस्ट्रॉम। चाहे तो आप यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हो कि परावैगनिक किरण की तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर 800 एंगस्ट्रॉम, λ2 बराबर 700 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 800 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे -10 का गुणा कर देते हैं पावर में। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻8 मीटर। ऐसे ही λ2 है 700 एंगस्ट्रॉम। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 700 × 10⁻10 की घात बराबर आएगा 7 × 10⁻8 मीटर। ये हो गया λ2। यहाँ पे दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। चाहे आप उसको लिख सकते हो कि महत्तम गतिज ऊर्जा, नहीं तो आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। तो ये है पहला काइनेटिक एनर्जी, ये है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होते हैं उसकी वैल्यू डाल देते हैं। होता 1.6 × 10⁻⁻19। ये हो जाएगा अब जूल में। ऐसे ही K2 की वैल्यू भी लिखेंगे 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो होगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया λ1, λ2, K1 और K2। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच क्या रिलेशन है, तो यह आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है उसी से इसको बनाया गया है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रकाश विद्युत समीकरण, ये वाला। ये क्या होता है, फार्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K मैक्सिमम इक्वल होता है E - phi। यही फार्मूला होता है, जहाँ पे phi कार्यफलन होता है, E होता है इंसिडेंस लाइट की टोटल एनर्जी, और ये K मैक्सिमम होता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा। यहाँ पे लिख भी देते हैं K मैक्सिमम बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा। इसको लिखते हैं K मैक्सिमम से, बाकी सिंबल भी लिख देते हैं। ये जो E है ये है आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, और जो फाई है इसको कहते हैं कार्यफलन। कुछ किताब में W से भी लिखा रहता है। तो ये हो गया K मैक्सिमम का फार्मूला E - phi के पदों में। इसी फार्मूले पर सवाल को हल करेंगे। K मैक्सिमम जिसे हम K1 K2 भी कह रहे हैं, तो बनेगा K मैक्सिमम इक्वल E का फार्मूला हो जाएगा hc/λ, और फाई का फार्मूला होगा hc/λ0, जहाँ λ0 को दहली तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो इससे अगर हम फार्मूला बनाएंगे K1 के लिए, तो K1 का फार्मूला होगा hc/λ1 - hc/λ0।
इक्वेशन 1। और जब हम K2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा HC बाई लैम्डा 2 माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि लैम्डा नॉट सबके लिए सेम होता है। वर्क फंक्शन एक ही अगर एटम है तो यहाँ पे जितने भी टाइप की लाइट उस पर इंसिडेंस होगी सबके लिए वर्क फंक्शन बराबर होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अगर समीकरण 1 और 2 को घटा दो आपस में तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे तो आएगा K1 माइनस K2, ये दोनों हिस्सा कट जाएगा, आएगा HC बाई लैम्डा 1 माइनस HC बाई लैम्डा 2। इसको लिख सकते हैं K1 माइनस K2 इक्वल, दोनों में से HC कॉमन है तो हो जाएगा 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा 2। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। देखो K1 की वैल्यू क्या है, 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19, तो सारी वैल्यू रखोगे जब तो 1.6 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा 1.8 माइनस 4 इंटू, ऐसा लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इक्वल होगा HC। अभी थोड़ी देर में वैल्यू रख लेंगे क्योंकि जगह नहीं इधर। आगे लैम्डा 1 की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसका 7, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/7 इंटू 1/10 टू द पावर माइनस 8। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिर एक बार कॉमन ले लो। अब इसका इस साइड गुणा हो जाएगा और ये घटाएंगे तो आएगा माइनस में 2.2 इंटू 10 टू द पावर इंटू, अभी ये भी बाकी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल होगा HC। इसको हल करेंगे 7 का इधर गुणा 8 का उधर गुणा, तो होगा 7 ऋण 8 यानी ऋण 1/56। अब इसका इस साइड भी गुणा हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 2.2 गुणे 1.6 गुणे 5 6, और C की वैल्यू 3 गुणे 10 पे 8 होती है, उसको भी नीचे डाल देते हैं। और इधर बाकी घात में तो बचा हुआ ही है 19 और 8, ये 8 ये 19 और 8 हो जाएगा 27, बराबर हो जाएगा यहाँ से H। अब दशमलव हटाओ या फिर एक बार ऐसा कर लो, नीचे वाले घात को भी ऊपर लिख देते हैं, हो जाएगा 2.2 गुणे 1.6 गुणे 5 6, और 10 पे कितने की घात बनेगी 27 और 8 35, माइनस में नीचे हो गया 3 बराबर H। हल करो इसको, पहले दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे का जब दशमलव आगे जाएगा तो 1 माइनस से हो जाएगा 36, 1 हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 16 गुणे 56 10 पे पावर माइनस 37 बटे में आएगा 3 बराबर H। 22 का 6 में गुणा करेंगे तो होता 132, 13 बचेगा हासिल, 22 का 5 में 110 और 13 जोड़ेंगे तो आएगा 123। इसमें गुणा कराना है 16 का, बटे में होगा 3 गुणे 10 पे पावर माइनस, आपको कैसे भी करके हल करना, हम जैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जरूरी नहीं आप ऐसे हल करो, चाहे तो आप डायरेक्ट रफ में लगा लो और उत्तर भी लिख सकते हो। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 16 का 2 में 32, 3 हासिल बच जाएगा, 16 का 3 में 48, 3 51, 5 बचा हुआ है अभी, 16 2 में 32 और 5 37, 16 एक में 16 3 19 बटे में है 3 गुणे 10 पे पावर ऋण 37, ये H की वैल्यू है। और डिवाइड करेंगे अब 3 से तो क्या मिलेगा, 3 का 19 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा 18, 1 बचा 17 हो गया, 3 बचे 15, 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21। अब बचा 2, इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे लगा देंगे
0 और ये हो जाएगा 3 छक 18, लगभग 6 बार जाएगा ये, इंटू 10⁻37 इक्वल हो गया h। अब इस दशमलव को अपने सही जगह पर लगा दो, 1 2 3 अंक आगे पहुंचा दोगे तो क्या मिलेगा, यह आएगा 6.5 7 0 6 गुणे 10 के पावर -34, 1 2 3 इधर लगा देंगे तो इसको लगभग लिख सकते हैं 6.5, वैसे 6.6 के आसपास चला जाएगा, चाहे तो आप 6.6 लिख दो या 5 लिख दो चलेगा। ये होगा -34 जूल सेकंड। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट यही होती है, जूल सेकंड। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हैं। तीसरे का 5वां खंड है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो इसका जवाब हमने लिख दिया है। जवाब है, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जब 2 लाइट की वेव एक ही डायरेक्शन में एक ही फ्रीक्वेंसी की जब चलती हैं तो जब दोनों तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं तो जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, या तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे फिनोमेना को हम व्यतिकरण कहते हैं या इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके लिए हमने 3 कंडीशन लिखा है। दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। इंटरफेरेंस तभी होगा जब जो लाइट की वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो, उनके आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, यानी अगर अलग अलग भी हैं तो लगभग उनकी वैल्यू समान होनी चाहिए, इतने की गैपिंग हो। तीसरा कंडीशन है, दोनों तरंगों का संचरण एक ही दिशा में है, मतलब दोनों लाइट वेव एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने चाहिए। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें खंड का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा खंड। इससे पहले जो हमने लिखा था तीसरे का 5वां खंड, वो तीसरे का 5वां खंड नहीं था, उसके लिए सॉरी, वो चौथे का पहला खंड था और ये है चौथे का दूसरा खंड। प्रश्न है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। ये इंडक्टेंस है, ये निकालना है, और अनुनादी परिपथ है, रेजोनेंस सर्किट है। तो रेजोनेंस सर्किट कब होता है, जब LCR सीरीज सर्किट में जो XL की वैल्यू होती है और XC की वैल्यू होती है, जब दोनों आपस में बराबर हो जाती है तभी रेजोनेंस की घटना उत्पन्न होती है। सीधे सीधे दिमाग में डाल लीजिए, जब धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस वैल्यू और इंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तभी अनुनादी परिपथ बनता है। तो यहाँ पे चाहे तो आप फार्मूले से डायरेक्ट लगा दो या फिर फार्मूला कैसे बना है साथ में वो भी समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुनादी परिपथ के लिए, इससे आपको 2 फायदा होगा, एक तो न्यूमेरिकल लगाने आ जाएगा, दूसरा अनुनादी परिपथ हल्का फुल्का समझ में आ जाएगा। अनुनादी परिपथ के लिए यानी रेजोनेंस सर्किट के लिए क्या होगा, प्रेरकीय प्रतिघात, यहाँ भी लिख भी देते हैं हिंदी में, प्रेरकीय प्रतिघात जिसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बराबर होगा धारितीय प्रतिघात, धारितीय कैपेसिटिव रिएक्टेंस
प्रेरकीय प्रतिघात को लिखते हैं XL से और धारितीय प्रतिघात को लिखते हैं XC से। तो जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है, XL मतलब इंडक्टर का रिएक्टेंस, XC मतलब कैपेसिटर का रिएक्टेंस, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तभी रेजोनेंस बनता है। XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L, जहाँ L का मतलब होता है प्रेरकत्व, यही निकालना है। XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C, जहाँ C कैपेसिटर की धारिता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। L की वैल्यू निकालनी है, तो L की वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा नीचे चला जाएगा तो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू C, ये वैल्यू हो जाएगी L की। मतलब इसी फार्मूले से हमें L की वैल्यू निकालनी। तो अब सबसे पहले एक एक को निकाल लेते हैं, फिर इसमें लाके डाल देंगे। सबसे पहले निकालते हैं ओमेगा को। ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf या 2πn, जहाँ f मतलब फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है C/λ, जहाँ C क्या है, प्रकाश की चाल। देखो यहाँ 2 बार C यूज हो रहा है, वो प्रकाश की चाल है और ये धारिता है। यहाँ पे लिखेंगे C क्या है, प्रकाश की चाल। तो ये हो जाएगा 2π, C की वैल्यू 3 × 10⁸ की घात और लैम्डा की वैल्यू है 300 मीटर, यहाँ पे खुद दिया हुआ है। लैम्डा की वैल्यू 300 मीटर, यहीं लिख देते हैं। लैम्डा बराबर सवाल में दिया 300 मीटर। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 0, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2π × 10⁶। 2 × π की वैल्यू है 3.14 × 10⁶, तो ये होगा 826, 6.28 × 10⁶ की घात। ये हो गया ओमेगा का मान। अब ओमेगा की वैल्यू और C की वैल्यू रख देनी है, फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे L या कुंडली का प्रेरकत्व बराबर होगा 1/ओमेगा² इंटू C। तो ओमेगा की वैल्यू 6.28 × 10⁶, इसका स्क्वायर, और C कैपेसिटर की धारिता कितनी है, 2.4 माइक्रोफैरड। माइक्रो को फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा हो जाएगा। तो ये हुआ 1/10⁶ का स्क्वायर है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 12 होगा और 12 में से 6 घटेगा तो इतना बचेगा। या तो एक बार लिख दो 10⁻12 की घात गुणे 10⁻6 की घात। यहाँ होगा 6.28 का स्क्वायर गुणे 2.4। तो इसको लिख सकते हैं 1.628 का स्क्वायर गुणे 2.4। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 10 पे पावर प्लस में 6। तो इसको अगर पूरे को हल करेंगे तो आएगा 0.01056, इतना आएगा। जब एक में इसका वर्ग करके फिर इसका गुणा करके जो आएगा उससे एक में भाग करेंगे तो आएगा इतना। और चूंकि 10⁶ नीचे से ऊपर उठा देंगे तो जब आप इसको हल करोगे तो कुल इतना आएगा। यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी 1.056। 2 अंक आगे खिसका है यहाँ से, तो 2 और उसमें ऐड हो जाएगा -8। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, तो उसको मात्रक भी लिख देते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखो। तो 2 नियम किरचॉफ ने दिए हैं। पहला नियम है संधि का नियम, जिसे हम बोलते हैं धारा का नियम। यह नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, जिसे लिखते हैं संकेत में सिग्मा i = 0। ये क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि मान लो कोई एक जंक्शन है, इस पे कुछ करंट आ रही हैं जा रहे हैं कुछ भी। जैसे मान लो ये एक करंट आ रहा है जिसे I1 कह दे रहे हैं, एक दूसरा करंट आ रहा है I2, यहाँ से एक करंट निकल रहा I3, एक निकल रहा I4, एक निकल रहा I5, मान लो इस टाइप से कुछ है। तो इनका टोटल योगफल 0 होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम अंदर जाने वाले करंट के डायरेक्शन को प्लस मानेंगे तो निकलने वाले को माइनस मानेंगे।
या जाने वाले को माइनस मानेंगे तो निकलने वाले को प्लस मानेंगे। तो इस टाइप से टोटल योगफल इसका 0 होगा। जैसे मान लो इन साइड जो हो रही है करंट, उसे अगर हम पॉजिटिव माने तो लिखेंगे I1 प्लस I2, बाकी 3 माइनस है तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, ये इक्वल होगा 0। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय योगफल। मतलब डायरेक्शन के साथ उनको ऐड कर दो तो टोटल योगफल करंट का 0 हो जाता है किसी भी जंक्शन के लिए। इसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं। दूसरा है बंद पाश का नियम या विभव का नियम। ये नियम क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में बंद पाश के कुल विभव का योगफल 0 होता है। जैसे मान लो कि ऐसे रेजिस्टेंस है, कुछ और चीज़ें हैं, या ढेर सारा रेजिस्टेंस है, बीच में सेल है, बैटरी है, कुछ भी, ये वाला। तो किसी बंद लूप मतलब एक क्लोज लूप अगर है तो उसमें जितना भी पोटेंशियल पड़ेगा सबका टोटल योगफल 0 हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, इसमें V4 है, इसमें V5 है, तो जितना भी है टोटल योगफल 0 होता है डायरेक्शन के साथ। वो डायरेक्शन हम इसमें आपको नहीं सिखा सकते क्योंकि बड़ा मैटर है वो। तो जितना भी वोल्टेज एक क्लोज लूप में पड़ता है उस पूरे का योगफल 0 होता है। इसमें डायरेक्शन भी देखा जाता है कि वोल्टेज माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, माइनस या प्लस से माइनस की तरफ, तो उस हिसाब से सिग्मा V की वैल्यू भी 0 होती है। तो आपको ये सभी नहीं बनाना है, आपको केवल लिखना है। संधि का नियम उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बंद पाश का नियम उसको भी, चाहे तो आप यहाँ पे ये बढ़ा सकते हो। विभव का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। यह है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। L लंबाई की एक तांबे की तार B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि तार के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E = 1/2 ओमेगा B × L² होता है। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इमेज की बात करते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसको बहुत टाइप से प्रूव कर सकते हो, लेकिन हम जो आपको सिखाने वाले एकदम परफेक्ट आइडिया। किताब में ट्रायंगल बनाया है, एरिया वगैरह निकाल के लगाया है, लेकिन ये जो सिखाने जा रहे हैं बहुत बेहतर तरीका है। देखिए सबसे पहले बना लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्रॉस से दिखाते हैं। मान लो ये हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कितना बड़ा, चलो बना दिया। इसके अंदर कोई एक वायर पड़ा है, सवाल में दिया है, वो L लंबाई का है। ये वाला पूरा वायर जो है हम इसको रंग बिरंगा कर दे रहे हैं, ये है L लंबाई का। और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी B है, इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। मान लो ऐसे इसको घुमा रहे हैं, इसका ये पॉइंट फिक्स है, ये वाला, ऐसे इसको नचा रहे हैं। तो हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं, फिर आपको एक एक स्टेप आगे सिखाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का तार एक सिरे के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। ये मान लेते हैं कि L लंबाई का एक वायर है, B मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रहा है, मतलब एक पॉइंट उसका फिक्स है। तो मान लो यहाँ सिरे से x डिस्टेंस पर, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे हम तार की एक छोटी सी लंबाई लेते हैं जिसे कहेंगे dx। तो यहाँ पे लिखेंगे माना
तार में x दूरी पर एक सूक्ष्म लंबाई का तार dx है, ये वाला। अब dx क्यों लिए है, इसके पीछे का कहानी आपको सिखा। जब ये एक छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा, तो जब ये घूमेगा तो इसका मतलब होगा कि ये dx वाला भाग लीनियर मोशन कर रहा है। ये तो कोणीय वेग है, एंगुलर मोशन। तो जब इसके छोटे छोटे पार्ट को लेंगे, जैसे मान लो एक पार्ट ऐसे ले लिया, एक सर्कल पे एक छोटा पॉइंट, तो ये हमेशा हर एक पॉइंट पे लीनियर मोशन दिखाता है। तो यहाँ से हमें इसका लीनियर मोशन मिल जाएगा और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लगा देंगे तो हमें एंगुलर इक्वेशन में कन्वर्जन मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे dx डिस्टेंस लिया है। मान लो यहाँ से जो dx डिस्टेंस का है, जब ये ओमेगा एंगल से, मतलब ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा, तो मान लो कि यहाँ वाला v स्पीड से घूम रहा है, वो वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए dx लंबाई का तार dx लंबाई का तार v रेखीय वेग से, वो कोणीय वेग है, ये रेखीय वेग, v रेखीय वेग से गति कर रहा है, लिखेंगे। इसलिए dx के कारण या dx लंबाई के तार के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, छोटी सी लंबाई है तो उसके लिए हम प्रेरित विद्युत वाहक बल DE लेंगे। विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यहाँ लिख देते हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर होता है। लीनियर मोशन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का या प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला यही होता है। तो अब यहाँ पे हमने इसका वेग v माना। देखो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, सबसे पहले बात डायरेक्शन की होगी, तभी फार्मूला लगाना है आपको, अप्लाई करना। तो यहाँ पे देखो v वेक्टर ऊपर की तरफ है, b अंदर की तरफ है। क्योंकि ये क्रॉस वाला है तो हमें इसमें डायरेक्शन को ध्यान देना रहेगा। v ऊपर की तरफ, b अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b की ये दिशा होगी, मतलब इस साइड में पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो v क्रॉस b की ये वाली दिशा हुई और साथ में ये लंबाई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो v क्रॉस b की दिशा और डॉट L की दिशा में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री एंगल होगा। अगर 0 होगा तो डॉट का साइन हटाने के लिए हमें cos यूज करना पड़ता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। 180 डिग्री लेंगे तो -1 होगा। तो मिला जुला के अगर हम बात मैग्नीट्यूड की करें तो ये आएगा VBL, क्योंकि v क्रॉस b, v ऊपर b अंदर 90 डिग्री है, v क्रॉस b को हटाने के लिए क्रॉस साइन यूज होता है। तो ये आएगा VB साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसके साथ जब L वेक्टर को लगाएंगे तो v क्रॉस b का साइन इस साइड में है, दोनों को मिला के v क्रॉस b इधर आ गया, और L या तो इसकी सिधाई में माना जाएगा या तो विपरीत, और दोनों ही परिस्थितियों में परिमाण VBL ही होगा। ये हो गया DE। वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। v का मतलब होता है r इंटू ओमेगा, r मतलब रेडियस, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे है, तो जब ये घूमेगा तो x डिस्टेंस मतलब x रेडियस वाला एक सर्कल जनरेट कर लेगा। तो v की जगह पे r ओमेगा लिखना है, तो यहाँ पे x ओमेगा रहेगा, क्योंकि हमने रेडियस यहाँ पे x मान लिया, डिस्टेंस x ले लिया। ये हो गया b, और l के बजाय हमें क्या लेना रहेगा, dx, क्योंकि यहाँ पे हमने जो तार लिया है वो dx लेंथ का लिया है, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर था। ये हो गया de, यहाँ पे लिख देंगे v माने x ओमेगा और l की जगह पे लिखा गया है dx। तो अब अगर हमें पूरे तार के कारण निकालना है तो लिखेंगे, इसलिए पूरे तार के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई समाकलन करना पड़ेगा, लिखेंगे x ओमेगा b dx, लिमिट लगाएंगे 0 से l तक, क्योंकि ये dx यहाँ से होता हुआ बढ़ता बढ़ता l तक पहुँच गया, l लेंथ तक। यहाँ पे बना भी देते हैं, ये है l लेंथ आपका। ये ओमेगा और भी फिक्स वैल्यू है तो बाहर हो जाएगा, ये इंटीग्रल साइन से आएगा 0 L x dx।
x dx का समाकलन होता है x²/2। नीचे लिमिट होगी 0 और l की। एक बार x की जगह पे l रखेंगे, एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा ओमेगा b। जब l रखेंगे तो l²/2 और 0 रखेंगे तो 0 तो हो ही जाएगा। ये बराबर हो गया ओमेगा b l²/2, या इसको लिख सकते हैं, ये नीचे लिख देते हैं 1/2 ओमेगा b l²। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसे उतार लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां खंड है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। तो यहाँ पे हमने उसकी परिभाषा लिख दी है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है। परिभाषा क्या है, यदि किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति और निम्न तरंग दैर्ध्य की प्रकाश ऊर्जा आपतित होती है तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे ये वजह देखिए, उच्च आवृत्ति और जो कम तरंग दैर्ध्य है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एनर्जी का फार्मूला होता है E=hν या hc/λ, ये होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा आएगी, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। या तरंग दैर्ध्य छोटा है, क्योंकि बटे में नीचे है भिन्न में, भिन्न का जब हर छोटा होता है तो वैल्यू बढ़ने लगती है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू कम हो तब भी उत्सर्जन होता है, न्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब भी उत्सर्जन होता है। और कब कब होता है उसके लिए यहाँ पे कंडीशन हमने लिख दिया। पहला है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो। मतलब ये वाली जो न्यू है, अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट, जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब न्यू ग्रेटर देन हो न्यू नॉट से, तभी संभव हो पाता है। दूसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जो निकल रहे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका लाइट से या लाइट की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे इसका लाइट की इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। चौथा है, धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस पर पड़ती है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होते हैं। ये नहीं कि लाइट पड़ा तो कुछ सेकंड लगेगा उत्सर्जित होने में, बिल्कुल भी मतलब जो टाइम होता है, टाइम में जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता, या कह सकते हैं समय अंतराल 0 होता है। जैसे ही लाइट मेटल सरफेस से टकराता है तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जो लाइट आ रहा है, यहाँ पे देखो लिख दिए हैं, तभी संभव होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज़्यादा होगी। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर आई तभी निकलेगा। और निकलने का कंडीशन क्या, जैसे ही लाइट आएगी तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें खंड का सोल्यूशन, आप इसे लगा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। कोड है 346, GA वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इससे पहले के पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको आज के सेशन की हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है या कोई आपका डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे जल्द ही हम लोग अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।